किसी भी चुनाव का विश्लेषण सिर्फ हार जीत के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं होता। इसका असली मकसद होता है शासन के एक पैटर्न को समझना, एक ऐसे मॉडल को डिकोड करना है जिसे दोहराया जा सके। तो चोक्खम का ये विश्लेषण सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, बल्कि ये जन केंद्रित शासन की एक बुनियाद रखने का खाका है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों में बसे एक आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र चौखम। ये नामसाई जिले का हिस्सा है और यहाँ की राजनीति जमीन और लोगों से उतनी ही गहराई से जुड़ी है जितनी कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी से। ये समझना जरूरी है कि ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, मतलब यहाँ की राजनीति का केंद्र यहाँ के स्थानीय समुदाय ही हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक राजनीतिक ताकत जिसके पास 55% का ठोस बहुमत हो, वो सिर्फ 5 साल में राजनीतिक नक्शे से लगभग गायब कैसे हो सकती है? ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक सियासी भूचाल था। आइए इसके पीछे की वजहों को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले चौखम की इस पहेली को समझेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद शासन की उन कमियों को जानेंगे जहां से सब कुछ बदला, फिर एक वापसी का खाका देखेंगे और अंत में एक स्थायी जनादेश तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चौखम की पहेली। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए ना पहले वहां की जमीन और लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ तांगसा, नोक्टे और खम्पति जैसे प्रमुख आदिवासी समुदाय रहते हैं और इन्हीं का सामाजिक ताना बाना राजनीति की दिशा तय करता है। चौखम की तस्वीर कुछ ऐसी है। ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ लोगों की जिंदगी खेती, चाय के बागानों और स्थानीय व्यापार के इर्द गिर्द घूमती है। तो जाहिर है यहाँ की उम्मीदें और शिकायतें भी इन्हीं से जुड़ी हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। करीब 77% मतदान होता है। ये आंकड़ा बताता है कि यहाँ हर एक वोट मायने रखता है। यहाँ की राजनीति सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और रोजमर्रा की जरूरतों की है। तो अब जमीन की हकीकत से हटकर जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आइए संख्याओं के जरिए इस बड़े चुनावी बदलाव का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो बस कहानी सुनाते हैं अगर हम उन्हें सुनना चाहें। जरा इन 2 चुनावों की कहानी देखिए। 2014 में कांग्रेस के पास 55.7% वोट थे और सिर्फ 5 साल बाद 2019 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 14.9% पर आ गया। वहीं बीजेपी 26.8% से सीधे 82% पर पहुंच गई। ये सिर्फ हार जीत का अंतर नहीं था, ये एक राजनीतिक सुनामी थी, एक बुनियादी बदलाव जिसमें पूरी बाजी ही पलट गई। ये सिर्फ एक पार्टी का नुकसान नहीं था, बल्कि ये मतदाताओं की वफादारी का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर था। बीजेपी के पक्ष में 26% से भी ज्यादा का वोट स्विंग हुआ। ये दिखाता है कि मतदाताओं ने कितना साफ और निर्णायक फैसला सुनाया था। और फिर आता है साल 2024, जो कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। जहां 2014 में कांग्रेस जीत रही थी, वहीं 2024 तक आते आते चुनाव निर्विरोध हो गया। विपक्ष का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक पूरे संगठनात्मक ढांचे के ढह जाने का संकेत था। एक वैक्यूम बन चुका था। तो अब हम उस सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जनादेश तो जमीन पर खोए जाते हैं। चलिए अब उस गवर्नेंस गैप यानी शासन की उस खाई को समझते हैं जिसने इस बड़े बदलाव को जन्म दिया। जब जमीन पर देखा गया तो 3 मुख्य शिकायतें सामने आईं। पहली, सड़कें और कनेक्टिविटी का अभाव। देखिए, पहाड़ियों में सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचने की लाइफलाइन होती है। दूसरी, युवाओं के लिए नौकरियों के अधूरे वादे। और तीसरी, सड़क मुआवजा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोप, जिसने जनता के भरोसे को तोड़ा। इन्हीं मुद्दों ने प्रतिनिधि और जनता के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। लोगों की आवाज में ये दर्द साफ सुनाई देता है। एक आवाज कहती है, उन्होंने 25,000 नौकरियों का वादा किया था, युवा आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये टूटी हुई उम्मीदों की एक पूरी कहानी है जो बेरोजगारी के आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा देती है। और यहीं पर हमें लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी सिद्धांत याद आता है। एक प्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही ही लोकतंत्र की नींव है।
जानकारी के आधार पर बात करना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि नागरिक और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। जब ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो जनादेश का आधार कमजोर पड़ने लगता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। ये खंड किसी भी राजनीतिक ताकत के लिए एक व्यवस्थित और व्यवहारिक रणनीति पेश करता है जो जनता का भरोसा फिर से बनाना चाहती है। ये आप कह सकते हैं नवीनीकरण का एक खाका है। इस रणनीति के केंद्र में है जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी रणनीति के 4 चेहरे। पहला, लोग। आप किनसे बात कर रहे हैं, उनका सामाजिक ताना बाना क्या है। दूसरा, मुद्दे, उनकी असल समस्याएं क्या हैं। तीसरा, संवाद, अपनी बात उन तक पहुंचानी कैसे है। और चौथा, संगठन, जमीन पर काम करने वाली एक मजबूत टीम। ये किसी भी क्षेत्र को समझने का एक संपूर्ण तरीका है। अब अगर इस फ्रेमवर्क से विपक्ष की स्थिति का एक स्वॉट विश्लेषण करें तो क्या नजर आता है? उनकी ताकत उनकी पुरानी पकड़ है जो अब काफी कमजोर हो चुकी है। सबसे बड़ी कमजोरी है जमीन पर संगठन का पूरी तरह से खत्म हो जाना। लेकिन अवसर भी मौजूद हैं, जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से उपजी सत्ता विरोधी भावना, और सबसे बड़ा खतरा है सत्ताधारी दल का दबदबा। ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि बड़ी कमजोरियों के बावजूद वापसी के अवसर मौजूद हैं। लेकिन कोई भी रणनीति बनाने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी भी समुदाय के साथ जुड़ने से पहले गरिमा और सहमति के सिद्धांत सबसे ऊपर है। हर बातचीत में निजता का सम्मान होना चाहिए। भरोसा ही किसी भी राजनीतिक संवाद की नींव हो सकता है, और ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ सम्मान से ही बनता है। तो वापसी का एक प्रैक्टिकल प्लान कैसा दिखेगा? हमने इसे एक 90 डे लैडर का नाम दिया है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनो और सीखो, लोगों के बीच जाओ, उनकी बातें सुनो। अगले 30 दिन अभियान लॉन्च करो और लोगों से जुड़ो। फिर अगले 20 दिन अभियान में तेजी लाओ और जवाब दो। और आखिरी के 10 दिन वोटरों को मतदान के लिए संगठित करो। ये एक व्यवस्थित योजना है जो वापसी को संभव बना सकती है। और हाँ, हर अच्छी रणनीति को एक अच्छे नारे की जरूरत होती है। यहाँ एक सुझाव है, चौखम की आवाज, विकास का वादा। ये नारा सीधे तौर पर लोगों की आवाज को विकास के वादे से जोड़ता है, जो स्थानीय स्तर पर आसानी से समझ में आता है और लोगों को जोड़ता है। तो अब चौखम की इस केस स्टडी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। हम अब बात करेंगे भारतीय राजनीति और शासन के भविष्य के एक व्यापक दृष्टिकोण की, क्योंकि अंत में डेटा का उद्देश्य बेहतर शासन ही होना चाहिए। आज के दौर में एक मजबूत जनादेश सिर्फ वादों पर नहीं टिकता, उसके 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, शासन का असर, यानी सरकार के काम का जनता को कितना फायदा मिला। दूसरा, शिकायतों का समाधान, यानी लोगों की समस्याओं को सुनने और तय समय में सुलझाने का एक पक्का सिस्टम। और तीसरा, जनता का विश्वास। इन तीनों के बिना कोई भी जनादेश लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या एक निर्विरोध चुनाव किसी की राजनीतिक ताकत का संकेत है, या ये एक कमजोर होते लोकतंत्र का लक्षण है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ चौखम का नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के स्वास्थ्य का है। हमें बस ये याद रखना है कि चुनाव मंजिल नहीं है, वे बेहतर शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। अंतिम उद्देश्य हमेशा और हमेशा ही जनता का कल्याण होना चाहिए। राजनीति का असली मकसद यही है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.